नौकरियां छोड़ने और अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए कहा था। फेसबुक के साथ अपनी डील के लगभग 1 महीने बाद जब वो शिफ्टिंग और कुछ छोटी मोटी समस्याओं को निपटाकर आखिरकार फ्री हुआ तो उसके पास बगज़ैपर का उपयोग करके और पैसा कमाने का समय था। लेकिन ये सब उसे अपनी जॉगिंग खत्म करने के बाद करना था। क्वेस्ट पूरा हुआ, इनाम 100 एसपी, कुल एसपी 29,600। अपना क्वेस्ट खत्म करने के बाद अर्नव ने दौड़ना बंद कर दिया। वो थका हुआ था, लेकिन वैसा नहीं जैसा तब होता था जब उसने पहली बार क्वेस्ट करना शुरू किया था। अब वो फिट हो रहा था और सिस्टम का आदी होने लगा था। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम बहुत जल्द क्वेस्ट को अपग्रेड करेगा। अर्नव को उसके वर्करूम में उसके नए कंप्यूटर के सामने बैठा देखा जा सकता था, जो उसके होम सर्वर से जुड़ा था। उसने लंबे समय के बाद पहली बार काम करना शुरू किया। चूंकि उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम को नवीनतम स्पेक्स में अपग्रेड कर लिया था, वो एक साथ कई वर्चुअल मशीन चला सकता था, जिसका मतलब था कि वो एक साथ कई प्रोग्राम्स की जांच कर सकता था। तो उसने देखना शुरू किया कि उसे अगली कौन सी सोशल मीडिया कंपनियों की जांच करनी चाहिए। लेकिन चूंकि उसने फेसबुक को चुनते समय पहले ही जांच पड़ताल कर ली थी, उसने गूगल और उसके प्रोडक्ट्स को चुना। इसका मतलब था कि वो यूट्यूब, गूगल जोड़ और खुद गूगल साइट पर एक नजर डालेगा। उसने उन्हें एक साथ इसलिए चुना ताकि वो उन्हें एक साथ ऊंची कीमत पर बेच सके। अपने अगले शिकारों को चुनने के बाद उसने प्रोग्राम्स को चालू कर दिया और उन्हें कई वर्चुअल मशीनों में शुरू कर दिया और बस मशीन के अपना जादू करने का इंतजार करने लगा। और इंतजार का खेल शुरू हो गया। जब मशीन अपना जादू कर रही थी तो वो अपने छोटे भाई के साथ खेलने और समय बिताने के लिए नीचे चला गया, क्योंकि वे इस इलाके में नए थे और उसने पड़ोस में केवल कुछ ही दोस्त बनाए थे। अर्नव ने अपनी आंखें खोली। बिस्तर के दाईं ओर बज रहे परेशान करने वाले अलार्म के कारण उसकी नींद खुल गई। फिर उसने महसूस किया कि कोई हिल रहा है और एक पल के बाद उसे याद आया कि ये उसका छोटा भाई था, जो कल रात एक साथ मूवी देखने के बाद उसके बिस्तर पर सो गया था। अर्नव ने अलार्म बंद कर दिया ताकि उसके भाई की नींद न खुले। फिर वो अपना चेहरा धोने और अपनी सुबह की कसरत की दिनचर्या के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम की ओर चला गया। 10 मिनट की तैयारी के बाद वो घर से बाहर निकला और अपनी जॉगिंग शुरू कर दी। जब उसने अपनी सुबह की कसरत की दिनचर्या पूरी की तो वो हैरान था कि सामान्य क्वेस्ट पूरा हुआ के बाद एक नया नोटिफिकेशन आया। मील का पत्थर हासिल हुआ, इनाम 10,000 एसपी, क्वेस्ट अपडेट, नया क्वेस्ट, डेली क्वेस्ट, मजबूत बनने के तरीके, 250 पुशअप्स 0/250, 250 क्रंचेस 0/250, 250 स्क्वैट्स 0/250, 10 किलोमीटर रनिंग 0/10, इनाम 500 एसपी। ये उसके डेली क्वेस्ट का अपग्रेड था। इसके साथ इनामों में भी 5 गुना की वृद्धि हुई। इससे अर्नव खुश हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो जितना मजबूत होता जाएगा उसके इनाम उतनी ही ज्यादा होते जाएंगे। मतलब एक समय ऐसा भी आ सकता है जहां वो प्रति डेली क्वेस्ट 1 लाख एसपी कमा सकता है। हालांकि उसके लिए उसे शायद चांद पर दौड़कर वापस आना पड़े, लेकिन उम्मीद रखने में क्या हर्ज है ना? वापस लौटने के बाद उसने खुद को साफ किया, नाश्ता किया और अपने वर्करूम की ओर चला गया। जब उसने अंदर जाकर अपने कंप्यूटर की जांच की कि प्रक्रिया कैसी रही, तो उसने पाया कि प्रक्रिया 3 घंटे पहले पूरी हो चुकी थी और उसने तीनों ऐप्स के लिए रिपोर्ट लिखना भी पूरा कर लिया था। तो उसने तीनों डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू किया और उसे थोड़ा ज्यादा समय लगा, क्योंकि वे वास्तव में बहुत लंबे थे। लगभग 5 घंटे के बाद वो आखिरकार सभी फाइलों को पढ़ना पूरा कर पाया। उसने पाया कि कई क्रिटिकल सुरक्षा खामियां फेसबुक के समान ही थीं, लेकिन गूगल के साथ वे और ज्यादा हानिकारक थीं अगर उनका नकारात्मक रूप से उपयोग किया जाता। उदाहरण के लिए, एक क्रिटिकल सुरक्षा खामी थी जो गूगल प्रोडक्ट्स पर किसी भी अकाउंट की सुरक्षा को लगभग बेकार बना देती थी। एक और क्रिटिकल खामी उसे किसी भी व्यक्ति के एंड्रॉयड डिवाइस तक पहुंच देती थी। इसका मतलब था कि वर्तमान में वो गूगल के किसी भी एडमिन से कम नहीं था, बल्कि असल में उसके पास गूगल के किसी भी एडमिन से ज्यादा पहुंच थी। अर्नव को और भी ज्यादा कमजोरियां मिलती रहीं, जो बद से बदतर होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि अगर वो चाहे तो गूगल को उसका आधा मार्केट शेयर गंवा सकता था। ऐसा कर पाने का मतलब था कि गूगल उन्हें इतना भुगतान करेगा कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। चूंकि उसे एक अच्छा लूप होल मिल गया था, उसे अपने उपयोग के लिए उसका फायदा उठाने की जरूरत थी। उसने गूगल के सर्वर तक पहुंचकर उनके ईमेल डिपॉजिटरी तक पहुंच प्राप्त करके शुरुआत की। जब वो उन तक पहुंचने में कामयाब रहा तो उसने अपने प्रोफेसर के ईमेल की खोज की, और जब उसे वो मिल गया तो उसने उसके सभी ईमेल अपने होम सर्वर पर डाउनलोड करना शुरू कर दिया। चूंकि उसकी डाउनलोड स्पीड तेज थी, 500 MB, इसे डाउनलोड पूरा करने में लगभग 20 घंटे लगेंगे। क्योंकि उसे ये सुनिश्चित करना था कि कोई उस पर शक न करे, उसे डाउनलोड किए जा रहे ईमेल को सामान्य ईमेल की तरह दिखाना था, इसलिए उसने एक सीमा तय की कि एक बार में कितने डाउनलोड किए जा सकते हैं। हालांकि वो कोई निशान पीछे नहीं छोड़ेगा। सर्वर से कुछ डाउनलोड करने का मतलब है कि कोई भी जो सर्वर के मेमोरी उपयोग को देख रहा है, वो ये पता लगा सकता है कि भारी मात्रा में डेटा कहीं डाउनलोड किया जा रहा है। लेकिन जब वो जो चाहता था उसे डाउनलोड करना पूरा कर लेगा, तो वो सर्वर की मेमोरी से उसका इतिहास हटा सकता है, जिससे ऐसा लगेगा कि वो वहां कभी था ही नहीं। यही कारण था कि उसे एक बार में डाउनलोड की मात्रा को सीमित करना पड़ा।
और इंतजार का खेल शुरू हो गया, इस उम्मीद के साथ कि उसे इस बारे में और जानकारी मिलेगी कि उसके प्रोफेसर ने उसके पतन की योजना कैसे बनाई। लेकिन जब डाउनलोड बैकग्राउंड में चल रहा था तो उसने इंतजार के समय का उपयोग उसी महत्व या उससे ज्यादा महत्व के काम के लिए करना शुरू कर दिया। तो उसने एंड्रॉयड में मिली खामी का उपयोग करके प्रोफेसर के फोन तक पहुंचने की शुरुआत की। वो फोन को इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि उसके पास प्रोफेसर का फोन नंबर था। फोन तक पहुंच प्राप्त करने के बाद उसने फोन से भी सब कुछ डाउनलोड करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगना था क्योंकि उसे डाउनलोड स्पीड को इतना धीमा करना था कि फोन ज्यादा गर्म ना हो या उसका इंटरनेट बहुत धीमा ना हो जाए, ताकि प्रोफेसर को अपने डिवाइस पर शक ना हो। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाता था, इसलिए अगर उसे शक हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। वो शक से मुक्त होने के लिए बस फोन को पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट कर देगा। चैप्टर 10, भविष्य की योजना। 59,600 SP। कंप्यूटर द्वारा 3 ऐप्स की कमजोरियों की जांच पूरी करने के बाद उसके पास वर्तमान में इतने SP थे। उम्मीद है कि जब मैं ये सब पूरा कर लूंगा तो मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे, अर्नव ने डाउनलोड हो रहे ईमेल और फोन की जानकारी का इंतजार करते हुए सोचा। तो जब वो डाउनलोड पूरा होने का इंतजार कर रहा था, उसने एप्पल के iOS की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी एक वर्चुअल मशीन खोली और एप्पल को अगले सिस्टम के रूप में चुनने के बाद ऐप शुरू कर दिया। देखने के लिए धन्यवाद। अर्नव अपने नए घर के बेसमेंट में बने वर्करूम में बैठा था। कमरे में सर्वरों की धीमी भिनभिनाहट के अलावा पूरी खामोशी थी। उसकी नजरें एक साथ 3 मॉनिटरों पर घूम रही थीं। एक पर प्रोफेसर के ईमेल का डाउनलोड प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दूसरे पर उसके फोन का डेटा कॉपी हो रहा था और तीसरे पर उसने एक एन्क्रिप्टेड चैट लॉग खोल रखा था। ये प्रोफेसर और उसकी सेक्रेटरी के बीच की बातचीत थी। क्या आप कभी इतने गुस्से में आए हैं कि गुस्सा ही शांत हो जाए, एक अजीब सी खामोशी छा जाए? अर्नव इस समय ठीक वैसी ही हालत में था। जैसे जैसे वो बातचीत पढ़ता गया, उसका गुस्सा एक ठंडे दृढ़ संकल्प में बदलता गया। चैट लॉग। सेक्रेटरी, आप ठीक हैं? प्रोफेसर, नहीं, मैं नहीं हूं। उस लड़के ने मेरा सबसे शानदार पल बर्बाद कर दिया। सेक्रेटरी, तो क्या आप उसे ठीक करके फिर से प्रस्तुत नहीं करेंगे? प्रोफेसर, नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी को उन सभी बड़े लोगों को फिर से बुलाना होगा और इससे वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं और अपमान नहीं सह सकता। सेक्रेटरी, तो अब आपकी अगली योजना क्या है? प्रोफेसर कुछ देर चुप रहा। सेक्रेटरी, आपने कहा था कि यही एकमात्र तरीका था जिससे आपको उसके परिवार में स्वीकृति मिलती। प्रोफेसर, मुझे उसके लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। सेक्रेटरी, जो कि? प्रोफेसर, अभी ये जरूरी नहीं है, लेकिन पहले मुझे उस कमीने स्टूडेंट से निपटना है। सेक्रेटरी, ओहो, तो आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? प्रोफेसर, मैंने उसकी यूनिवर्सिटी की जानकारी देखी। वो 3 हफ्तों में ग्रेजुएट हो रहा है। मैं उसके ग्रेजुएशन में ऐसी गड़बड़ करूंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो सके या किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी ना पा सके। सेक्रेटरी, क्या ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं है? प्रोफेसर, नहीं, मुझे अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे पूरी तरह से बर्बाद करना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये बातचीत उस पहेली का आखिरी टुकड़ा थी। पिछले 1 हफ्ते से अर्नव जो जानकारी इकट्ठा कर रहा था, अब वो सब एक साथ जुड़ रही थी। एक एक करके ईमेल की परतें खुल रही थीं और प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर की घिनौनी साजिश अर्नव के सामने आ रही थी। उसे पता चला कि प्रोफेसर की असुरक्षा ही इस सब की जड़ थी। वो अपनी प्रभावशाली पत्नी के सहारे के बिना खुद को साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने ये नई खोज की थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उसे एहसास हुआ कि वहां मौजूद सभी बड़े लोग, मंत्री और उद्योगपति उसकी पत्नी की वजह से आए थे, उसकी वजह से नहीं। ये उसकी मर्दानगी पर एक गहरी चोट थी और वो अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहता था, और वो शिकार बना अर्नव। जब अर्नव ने उसकी गलती पकड़कर उसे और शर्मिंदा कर दिया तो प्रोफेसर का गुस्सा नफरत में बदल गया। उसने अर्नव की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। अर्नव ने पढ़ा कि कैसे प्रोफेसर ने दिल्ली की एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम पर रखा, कैसे उस इन्वेस्टिगेटर ने नकली रिसर्च पेपर बनाकर पुरानी तारीखों के साथ अलग अलग ऑनलाइन जर्नल्स पर डाल दिए, फिर कैसे प्रोफेसर खुद थीसिस रिव्यू कमेटी का हिस्सा बना और IIT दिल्ली के बाकी प्रोफेसरों के सामने अर्नव की थीसिस को नकली साबित कर दिया। ये एक सोची समझी साजिश थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्नव को निकालने के बाद भी प्रोफेसर का मन नहीं भरा। उसने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को ईमेल करके अर्नव के लगभग 2 करोड़ रुपए के लोन पर 15% का भारी भरकम ब्याज लगाने को कहा। जब कमेटी के पुराने हेड ने मना किया तो प्रोफेसर ने उसे धमकी दी, और जब वो फिर भी नहीं माना तो कुछ ही दिनों में उसे किसी झूठे आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। और जो नया हेड आया उसने आते ही प्रोफेसर की बात मान ली। अब अर्नव के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उसकी बदले की लिस्ट में 3 नाम थे: प्रोफेसर राठौर, वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, और स्कॉलरशिप कमेटी का नया हेड। वो जानता था कि उसे धीरे धीरे और शांति से अपना बदला लेना होगा। जैसा कि कहते हैं, बदले का असली मजा तब है जब वो ठंडा परोसा जाए। अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अर्नव ने अपनी अगली चाल चलने का फैसला किया। उसने अपना फोन उठाया और फैज को कॉल किया। हेलो मेरे सबसे प्यारे कस्टमर। फोन के दूसरी तरफ से फैज की मजाकिया आवाज आई। क्या मैं अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कस्टमर हूं?
अर्नव ने मजाक में रोने का नाटक करते हुए कहा। तुम्हें पता है, मैं अपनी लॉ फर्म में आजकल उनका गोल्डन पोस्टर बॉय हूं, सब तुम्हारी वजह से, फैज ने हंसते हुए कहा। तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है, अर्नव ने एक भारी आवाज में कहा। तुमने दूसरा शिकार ढूंढ भी लिया? वाह, ये तो बहुत तेज है। फैज हैरान था। हाँ, लेकिन इस बार 4 हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे जल्दी संभाल सकते हो? 1 नहीं बल्कि 4। कौन सी कंपनियां हैं? अब फैज की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। फेसबुक वाली बात को अभी 1.5 महीना ही हुआ था। यूट्यूब, उनकी पेरेंट कंपनी गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसे संभाल सकते हो? अकेले तो नहीं, मुझे फर्म से अपने सीनियर वकीलों की मदद लेनी पड़ेगी। क्या ये ठीक रहेगा? फैज ने तुरंत पेशेवर अंदाज में पूछा। तुम मेरे वकील हो, तुम्हारी सलाह क्या है? अर्नव ने पूछा। तुम्हारे वकील और दोस्त के रूप में मेरी सलाह है कि मुझे सीनियर्स की मदद लेने दो। इससे काम जल्दी होगा और हो सकता है कि हमें फेसबुक वाली डील से भी कई गुना ज्यादा पैसे मिले। ठीक है, मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। तुम लोग इसे कब तक खत्म कर पाओगे? अर्नव ने पूछा। अगर तुम सबसे अच्छी कीमत चाहते हो तो इन सभी कंपनियों को निपटाने में लगभग 1 महीना लगेगा। कोई बात नहीं, जल्दी मत करो, बस ये पक्का करना कि हमें सबसे अच्छा मुआवजा मिले, अर्नव ने कहा। ठीक है, मैं कर लूंगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अर्नव ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद वो फैज को देने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स और कमजोरियों की रिपोर्ट को एक इंक्रिप्टेड फाइल में संकलित करने में लग गया। ये काम खत्म करने के बाद उसने अपनी कई वर्चुअल मशीनें खोली और उन सभी में बगज़ैपर चलाना शुरू कर दिया। उसने प्रोग्राम को अलग अलग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की कमजोरियां खोजने के लिए लगा दिया। वो ये सब प्रोमेथियस जोड़ प्रोग्रामिंग भाषा खरीदने के लिए जरूरी पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए कर रहा था। यही भाषा उसके भविष्य के सभी प्रोडक्ट्स की नींव बनने वाली थी। जैसे ही मशीनों ने अपना काम करना शुरू किया, अब अर्नव को बस इंतजार करना था। इंतजार अपने प्रोग्राम के काम खत्म करने का, इंतजार पॉइंट्स जमा होने का, और इंतजार अपनी नई जिंदगी की नींव रखने का। फेसबुक डील के 1 हफ्ते बाद NCSA, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी, डेटा सेंटर, हैदराबाद भारत का टेक्नोलॉजी हब, एक विशाल और गुमनाम इमारत का घर था। ये NCSA का नया डेटा सेंटर था, एक ऐसी जगह जहां देश के सबसे संवेदनशील डिजिटल राज रखे जाते थे। मीटिंग रूम में कमरे की हवा में भारी तनाव था। NCSA की स्पेशल सोर्स ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट की हेड तेजस्विनी सिन्हा टेबल के सिरे पर बैठी थीं और उनकी आंखों में साफ तौर पर झुंझलाहट दिख रही थी। तो मीटिंग किस बारे में है? उम्मीद है जरूरी होगी, उन्होंने अपनी तीखी आवाज में कहा, क्योंकि मैं उस स्नोडेन गद्दार ने जो नुकसान पहुंचाया है उसके बारे में संसदीय समिति को एक और ब्रीफिंग देने की तैयारी कर रही थी। तो ये बेहतर है कि ये जरूरी हो, वरना मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगी। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो पूर्व अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन के खुलासों के बाद से अब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू जांच से तनाव में थी। उन्हें 1 हफ्ते में 3 बार PMO, प्रधानमंत्री कार्यालय, सिर्फ एक ही बकवास चीज को बार बार समझाने के लिए जाना पड़ा था। मैम, सोशल मीडिया की तरफ से मिलने वाले हमारे डेटा की मात्रा में भारी कमी आई है। प्रेजेंटर ने उन्हें और गुस्सा न दिलाने के लिए जल्दबाजी में कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। तेजस्विनी ने अपनी कुर्सी पर सीधे होते हुए कहा, विस्तार से समझाओ, इस बार क्या नई मुसीबत आ गई है? उन्होंने जवाब दिया जैसे वो लगभग हार मान चुकी हों। एक तरफ स्नोडेन का खड़ा किया हुआ बखेड़ा था और अब ये एक और नई आफत। मैम, फेसबुक सर्वर से जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे थे वो लगभग 95% कम हो गया है, कर्मचारी ने जल्दी से समझाना शुरू किया। ये लगभग 3 दिन पहले होना शुरू हुआ। जब हमने जांच की तो हमने पाया कि फेसबुक ने अपने पूरे ऐप की सुरक्षा को पूरी तरह से बदल दिया है, और जो थोड़ा बहुत डेटा हम हासिल कर पाए हैं वो भी इतनी मजबूती से इनक्रिप्टेड है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो तुम कह रहे हो कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का हमारा सबसे बड़ा जरिया अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया है? तेजस्विनी ने अविश्वास से पूछा। जी मैम, आमतौर पर हमें पहले से पता होता है कि वे अपना सुरक्षा सिस्टम कब अपडेट करने वाले हैं और हम इसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसे अचानक रातों रात कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें अपनी सभी कमजोरियां और उनके समाधान एक ही बार में किसी तरह पता चल गए हों। तो तुम्हारी जवाबी योजना क्या है? तेजस्विनी ने पूछा। उनकी आवाज में अब थोड़ी गंभीरता थी। मैम, मेरा सुझाव है कि हम इसका कारण और उन्होंने ये कैसे किया इसकी गहराई से जांच करें और ये भी पता लगाएं कि फेसबुक की ये खामियां किसने ढूंढी और उसके साथ एक मीटिंग की तैयारी करो। लेकिन फायरवॉल को तोड़ने के काम को सबसे पहली प्राथमिकता दो, समझे? मीटिंग खत्म हो गई। तेजस्विनी अपनी कुर्सी पर बैठी रहीं, सोच में डूबी हुई। स्नोडेन ने उन्हें दुनिया को जवाब देने पर मजबूर किया था और अब ये रहस्यमयी व्यक्ति उन्हें अंधेरे में धकेल रहा था। इस बीच अर्नव के घर में अर्नव ने पॉइंट्स कमाने की अपनी स्पीड रन जारी रखी। दिन रात उसका सर्वर काम करता रहा, एक के बाद एक ऐप की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाता रहा। जब तक उसने अपना 17वां ऐप पूरा नहीं कर लिया तब तक वो नहीं रुका। आखिरकार उसके खाते में जरूरी पॉइंट्स जमा हो गए थे, 1,70,600 SP।
उसने तुरंत सारी जानकारी फैज को भेज दी, जिसने मजाक में शिकायत करते हुए जवाब दिया कि वो उसका काम बढ़ाता रहता है। अर्नव अब उनकी फर्म का सबसे बड़ा क्लाइंट बन चुका था और उसके काम को संभालने के लिए एक समर्पित टीम बना दी गई थी, जो अब तक 21 अलग अलग ऐप्स का काम संभाल रही थी। अब जब एसपी जमा हो गए थे, अर्नव ने तुरंत शॉप में प्रवेश किया और प्रोमीथियस जोड़ प्रोग्रामिंग भाषा के लिए खरीदे बटन दबाया। ये उसके भविष्य की नींव का पहला पत्थर था। जिस पल उसने खरीदे दबाया, उसके सामने एक ऐसी सूचना आई जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस बार सिस्टम का टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में था, ताकि हर लाइन साफ साफ पढ़ी जा सके। चेतावनी, आपके मस्तिष्क में अपलोड की जाने वाली जानकारी की मात्रा बहुत ज्यादा है। सिफारिश, ये सलाह दी जाती है कि यूजर लेटने की स्थिति में हो। संभावना, आपके बेहोश होने की संभावना 100% है। क्या अपलोड के साथ आगे बढ़ें? हाँ, नहीं। सिस्टम की चेतावनी पढ़कर अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए। ये अब तक की सबसे गंभीर चेतावनी थी। वो समझ गया कि ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। वो तुरंत अपनी मां को ये बताने के बाद अपने कमरे की ओर चला गया कि वो बहुत थक गया है और सोने जा रहा है और रात के खाने में उसे न गिना जाए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपने छोटे भाई रोहन को अपने कमरे में PS5 पर कोई नया गेम खेलते हुए पाया। अरे तू यहाँ अपने वर्करूम में क्यों नहीं है? रोहन ने हैरानी से पूछा। क्या तेरे कमरे में तेरा अपना नहीं है? अर्नव ने पूछा। मां ने कहा कि मैं इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। बस ये ध्यान रखना कि मां तुझे पकड़ न ले और हेडफोन का इस्तेमाल करना। मुझे सोना है, ठीक है? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भैया, आई लव यू। वो खुशी में ऊपर नीचे कूदते हुए अर्नव को गले लगा लिया। इस भाईचारे के पल के बाद अर्नव अपने बिस्तर पर गया और लेट गया और अपने सामने हवा में तैर रहे हाँ बटन को दबाया। जिस पल उसने इसे दबाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो तुरंत गहरी बेहोशी में चला गया। सिस्टम ने उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में ज्ञान डाउनलोड और समाहित करना शुरू कर दिया। चूंकि सिस्टम ने अर्नव को एक छोटे कोमा में डाल दिया था, उसने इस अवसर का उपयोग अपना अधूरा होमवर्क पूरा करने का फैसला किया। उसने अपने उन सभी हिस्सों को फिर से जांचने और अपग्रेड करने का फैसला किया जो उसके शरीर के हर हिस्से में थे, और साथ ही उस प्रक्रिया को भी पूरा करने का फैसला किया जो आखिरकार अर्नव को रून्स की असली शक्ति तक पहुंच प्रदान करेगी। उसके मस्तिष्क में स्थित सिस्टम के मुख्य हिस्से ने शरीर में फैले अपने अन्य हिस्सों से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। फिर सिस्टम ने एक के बाद एक सिमुलेशन चलाना शुरू किया। हर सिमुलेशन में वो अर्नव के शरीर का एक डिजिटल जुड़वां बनाता और उस पर बदलावों को लागू करके देखता कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार दोहराई गई, जब तक कि सिस्टम को बदलावों को लागू करने का सबसे उत्तम और सुरक्षित तरीका नहीं मिल गया। आखिरकार सिस्टम ने बदलावों को लागू करना शुरू कर दिया। अगर कोई देख पाता कि अर्नव के शरीर में क्या हो रहा है तो वो हैरान रह जाता। खून की नसों के समानांतर सुनहरे रंग की ऊर्जा की महीन धागों जैसी नसें उसके शरीर के हर कोने में फैलने लगी, एक अलग रहस्यमयी जाल बिछाती हुई। जब ये बदलाव उसके दिल तक पहुंचे तो वो सामान्य से ज्यादा तेजी से धड़कने लगा और एक सुनहरी रोशनी से ढक गया। ये सुनहरी रोशनी धीरे धीरे स्याही में बदल गई, जिससे परमाणुओं से भी छोटे रूनिक अक्षर लिखे जा रहे थे। ये अक्षर मिलकर जटिल वाक्य बना रहे थे जो उसके पूरे दिल की सतह पर अंकित हो रहे थे। ये काम इतना बारीक था कि उसके दिल की सतह पर लगभग 282 अरब रूनिक अक्षर लिखे गए। सिस्टम ने यह काम तब तक जारी रखा जब तक कि उसका पूरा दिल सुनहरा नहीं चमकने लगा। फिर एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसका दिल लगभग 10 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया। फिर उसके दिल पर लिखी अरबों रूनिक लाइनें एक साथ जल उठी और दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन इस बार खून के साथ साथ एक सुनहरा तरल भी इससे निकलने लगा और नई बनी सुनहरी नसों में बहने लगा। ये तरल तब तक बहता रहा जब तक कि सुनहरी नसें भर नहीं गईं। फिर दिल ने इसे बनाना बंद कर दिया और अपने सामान्य काम पर लौट आया, लेकिन अब वो खून के साथ साथ इस सुनहरे तरल को भी पंप कर रहा था। अर्नव के दिल पर अंकित 282 अरब रूनिक अक्षर अब उस सुनहरे तरल के लिए एक अलग दिल का काम कर रहे थे। वर्तमान में कोई नहीं जानता था कि यह सुनहरा तरल क्या था। जब तक सिस्टम इसके बारे में नहीं बताता, तब तक इसे केवल एक फैंसी लेकिन बेकार सुनहरा तरल ही माना जा सकता था। हालांकि वो सुनहरा तरल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन वो एक साइलेंट वर्कर की तरह अपना काम कर रहा था। अर्नव की नींद के दौरान वो उसके शरीर की हर कोशिका, हर नस और हर अंग से गुजर रहा था और उन्हें आणविक स्तर पर धीरे धीरे और भी मजबूत बना रहा था। यह एक धीमी, लगभग अगोचर प्रक्रिया थी जो उसे हर दिल की धड़कन के साथ एक साधारण इंसान से कुछ और बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये सब भविष्य की बातें थीं जो पर्दे के पीछे चल रही थीं। सुबह जब अर्नव की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। घड़ी देखने पर पता चला कि वो 15 घंटे से ज्यादा समय तक सोया था। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादा सोने पर जो भारीपन और आलस महसूस होना चाहिए वो उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे लग रहा था कि उसका पेट बुरी तरह से भरा हुआ है, इतना भरा हुआ कि अगर वो तुरंत टॉयलेट नहीं गया तो फट जाएगा। ये एक ऐसी अर्जेंसी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
तो वो बिस्तर से तुरंत उछला और ऐसे टॉयलेट की ओर भागा जैसे उसकी जान इसी पर टिकी हो, क्योंकि उस पल के लिए ये सच भी था। जब वो पहुंचा और टॉयलेट सीट पर बैठा तो उसके अंदर से सब कुछ ऐसे निकला जैसे कोई बांध टूट गया हो। ये क्या बकवास थी? अर्नव ने टॉयलेट की खिड़की खोलते हुए सोचा ताकि बदबू बाहर जा सके, क्योंकि उसके नए आलीशान बाथरूम का ऑटोमेटिक एयर फिल्टर भी उस भयानक गंध को तेजी से साफ नहीं कर पा रहा था। जो कुछ भी बाहर आया था वो सामान्य नहीं था। वो एक गहरे रंग का कीचड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ था जिसकी गंध किसी गंदे नाले जैसी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके शरीर से इतनी ज्यादा मात्रा में ये चीज निकल सकती थी, पर वो इतना जरूर जानता था कि जब वो सो रहा था तब उसके साथ कोई बड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन हे भगवान, क्या भयानक बदबू थी। शुक्र है कि घर में सब सो रहे थे, वरना वे जरूर सोचते कि बाथरूम में कोई जानवर मर गया है। जब उसने अपने शरीर को उस कीचड़ जैसी चीज से पूरी तरह से साफ कर लिया और एक लंबा गर्म शॉवर लिया तो उसे आखिरकार शांति महसूस हुई। उसे मास्टर उगवे वाली आंतरिक शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसके शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण हो गया हो। उसने तुरंत कहा स्टेटस, ताकि ये पता चल सके कि उसे इस कीचड़ जैसी चीज को बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि इसके लिए सिस्टम ही जिम्मेदार था। स्टेटस, नाम अर्नव मेहरा, उम्र 22, सिस्टम क्लास रून मास्टर, नया रूनिक हार्ट, शॉप SP 20,600 क्वेस्ट। सिस्टम की जानकारी हमेशा की तरह साफ और सीधी थी। जब उसने रूनिक हार्ट के बगल में नया टैग देखा तो वो समझ गया कि यही वजह है। उसने तुरंत उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही उसके सामने एक नई स्क्रीन आ गई। रूनिक हार्ट, स्टेटस निष्क्रिय, इनएक्टिव। विवरण, ये रून मास्टर्स के लिए एक विशेष दिल है। ये उन्हें अस्तित्व में मौजूद सभी रून्स का उपयोग करने की अनुमति देता है अगर आपके पास उसका ज्ञान है। अतिरिक्त जानकारी सक्रिय होने के बाद प्रदान की जाएगी। सिस्टम ने उसे बस एक झलक दिखाकर छोड़ दिया था। हालांकि जानकारी की कमी उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे और बताया भी जाता तो भी ये ज्यादा मददगार नहीं होता, क्योंकि दिल अभी निष्क्रिय अवस्था में था। यह भविष्य के लिए एक निवेश था। टॉयलेट को उसकी बदबू से छुटकारा दिलाने के बाद वो अपना डेली क्वेस्ट शुरू करने के लिए बाहर चला गया। जैसे ही वो दौड़ रहा था उसे लगा जैसे वो उड़ रहा हो। उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे और हवा उसे पीछे धकेलने के बजाय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसे आगे बढ़ा रही हो। वो अपनी 15 किलोमीटर की दौड़ का लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था, लेकिन उसकी सांस भी नहीं फूली थी। आमतौर पर उसे बाकी दौड़ पूरी करने से पहले कुछ मिनट रुककर हांफना पड़ता था, लेकिन आज वो बिना रुके दौड़ता रहा और दौड़ खत्म होने पर भी ज्यादा थका नहीं था। उसे लगा जैसे वो और 15 किलोमीटर दौड़ सकता है। ये उसकी नई शारीरिक शक्ति का पहला प्रमाण था। तो उसने बाकी की कसरत भी दोगुनी ऊर्जा के साथ पूरी की और फिर घर लौट आया। वो कल से भूखा था, इसलिए उसने अपने लिए एक बड़ा पौष्टिक नाश्ता तैयार किया। खुद को फिर से साफ करने और पेट भरकर खाने के बाद वो आखिरकार अपने ऑफिस लौटा और अपनी योजना पर काम जारी रखने के लिए तैयार था। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा और अपने दिमाग में प्रोमेथियस जोड़ प्रोग्रामिंग भाषा के ज्ञान को परखने लगा। जिस पल उसने इसके बारे में सोचा, उसके उपयोग और निर्माण के हर विवरण के साथ भारी मात्रा में ज्ञान उसके सामने आ गया, जैसे उसके दिमाग में एक पूरी लाइब्रेरी खुल गई हो। अर्नव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें सामने की खाली स्क्रीन पर टिकी थीं। उसने अपने दिमाग में नई प्रोग्रामिंग भाषा का पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। अब बस उसे इस दुनिया में हकीकत में लाने का काम बाकी था। उसने टाइप करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर एक ऐसी सहजता और गति से चल रही थीं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को हैरान कर देती। कोड की लाइनें स्क्रीन पर बहने लगी। हर एक लाइन पिछली लाइन पर आधारित थी, जैसे कोई महान संगीतकार एक सिम्फनी लिख रहा हो। घंटों दिनों में बदल गए। वो अथक रूप से टाइप करता रहा। उसकी दुनिया उस कुर्सी, स्क्रीन और कोड तक ही सीमित रह गई थी। अंत में 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद, जो एक अनंत काल जैसा लगा, अर्नव अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और स्क्रीन को देखा। वहां वो कोड था जो इस दुनिया में एक नई क्रांतिकारी प्रोग्रामिंग भाषा को जन्म देगा। उसने कंपाइल बटन दबाया और कोड प्रोसेस होने लगा। अर्नव उत्सुकता से देखता रहा। प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिरकार कंपाइलर ने अपना काम पूरा कर लिया और सफलतापूर्वक कंपाइल का संदेश स्क्रीन पर चमक उठा। अर्नव की प्रोग्रामिंग भाषा जीवंत हो उठी। ये जीत का एक पल था। हालांकि ये उसे सिस्टम ने ही दिया था, पर उसे इस पल का मजा तो लेने दो यार। जैसा कि किसी ने एक बार कहा था, हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहो। तो उसने इस भाषा का उपयोग करके बगजैपर को फिर से लिखकर इसे आजमाने का फैसला किया, जिससे ये और तेज और अधिक कुशल हो जाएगा। जैसे ही वो इसके लिए कोड लिख रहा था, वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। आइडिया था बगजैपर को एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम बनाने का। उसने अपनी योजना को आकार देना शुरू किया। बेसिक प्लान, ये मुफ्त विकल्प होगा और महीने में एक बार एक वेबसाइट के लिए बुनियादी सुरक्षा और बग स्कैनिंग की पेशकश करेगा। ये प्रोग्राम के महत्व और उपयोगिता को दिखाने के लिए पर्याप्त था। प्लस प्लान, इसमें उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, महीने में 5 बार तक स्कैन करने की क्षमता और समाधान भी शामिल होंगे। प्रो प्लान,
इसमें प्लस प्लान की सब कुछ शामिल होगा, लेकिन दैनिक वेबसाइट स्कैनिंग और कस्टमर सपोर्ट से तेज प्रतिक्रिया समय भी मिलेगा। एलीट प्लान, इसमें प्रो प्लान की सभी सुविधाएं शामिल होंगी, लेकिन और भी लगातार स्कैन और भेद्यता जांचें भी शामिल होंगी। एंटरप्राइज प्लान, ये सबसे व्यापक प्लान था जिसमें प्राथमिकता समर्थन और अनुकूलन योग्य रिपोर्टिंग की पेशकश की गई थी। बगज़ैपर सब्सक्रिप्शन प्लान, कीमतें भारतीय बाजार के अनुसार। स्टेज 1 फ्री माइनस बेसिक प्लान, सीमित बग फिक्स, महीने में 5 बग रिपोर्ट करने की सुविधा, सीमित कस्टमर सपोर्ट। स्टेज 2 स्टार्टर, 1999 रुपए पर प्रति माह, ज्यादा बग फिक्स, महीने में 25 बग रिपोर्ट करने की सुविधा, प्राथमिकता वाला कस्टमर सपोर्ट। स्टेज 3 इंटरमीडिएट, 4999 रुपए पर प्रति माह, और भी ज्यादा बग फिक्स, महीने में 50 बग रिपोर्ट करने की सुविधा, बग ट्रैकिंग सिस्टम। स्टेज 4 एडवांस्ड, 7999 रुपए पर प्रति माह, सभी बग फिक्स तक पहुंच, असीमित बग रिपोर्ट करने की सुविधा, समर्पित कस्टमर सपोर्ट। स्टेज 5 एंटरप्राइज माइनस कस्टम, मूल्य निर्धारण 1 लाख रुपए पर माह से शुरू, कंपनी की जरूरतों के आधार पर अनुकूलन योग्य प्लान, समर्पित कस्टमर सपोर्ट, कस्टम रिपोर्टिंग टूल। जब अर्नव ने सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोग्राम तैयार कर लिया तो उसे एक और बात का एहसास हुआ। बगज़ैपर के इस नए संस्करण की लगातार देखरेख और उसे संभालने के लिए एक पूरी टीम की जरूरत होगी। इसका मतलब था कि उसे अपनी जगह ये काम करने के लिए एक कंपनी बनानी होगी, एक असली जीती जागती कंपनी। इससे उसे लगातार एसपी कमाने में भी मदद मिलेगी, भले ही वो छोटी मात्रा में हो। उसने ये बात तब बहुत मुश्किल से सीखी थी जब वो प्रोग्रामिंग भाषा खरीदने के लिए पर्याप्त एसपी कमाने की कोशिश कर रहा था। 10वें ऐप के बाद मिलने वाले एसपी की राशि आधी हो गई और 20वें तक ये और आधी हो गई। इससे उसने अनुमान लगाया कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो प्रति स्कैन केवल 1 एसपी नहीं कमाने लगेगा। हालांकि ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन सोचिए कि भारत और दुनिया में कितनी वेबसाइटें हैं, करोड़ों, अरबों। इसका मतलब था कि भले ही हर स्कैन से मिलने वाली राशि कम होगी, लेकिन उनकी विशाल संख्या इसकी भरपाई कर देगी। वो एक ऐसी मशीन बना रहा था जो उसके लिए 24/7 एसपी कमाती रहेगी, तब भी जब वो सो रहा होगा। जब वो अपनी कंपनी और उसके पहले प्रोडक्ट के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा था तो उसे फैज का फोन आया। स्क्रीन पर फैज का नाम देखकर अर्नव मुस्कुराया। हेलो, बहुत समय हो गया बात नहीं हुई। अर्नव ने फोन उठाया और बातचीत शुरू की। तुमने हमें इतना काम दे दिया था कि पिछले 1 महीने से मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। दूसरों को फोन करना तो दूर की बात है, फैज ने शिकायत भरे लेकिन खुशमिजाज लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज में थकान के साथ साथ एक गहरी संतुष्टि भी थी। तो तुमने मुझे फोन क्यों किया? अर्नव ने पूछा। मैं बस तुम्हें ये सूचित करना चाहता था कि सभी कंपनियों के साथ हमारी बातचीत पूरी हो गई है। टैक्स और बाकी सब कुछ चुकाने के बाद पेमेंट आजकल में तुम्हारे खाते में पूरी तरह से भेज दी जाएगी, फैज ने खुशखबरी देते हुए कहा। आखिरकार तुम लोगों ने बहुत समय लगा दिया, अर्नव ने झूठी शिकायत करते हुए कहा। काम ही इतना ज्यादा था, हमें तुम्हारे काम से निपटने के लिए एक अलग टीम बनानी पड़ी। लेकिन तुम हमें इतना पैसा देते हो कि हम वैसे भी शिकायत नहीं कर सकते, फैज ने हंसते हुए जवाब दिया। तो टैक्स और तुम्हारी पेमेंट का हिसाब किताब करने के बाद मेरे पास कुल कितना बचेगा? जब हम तुम्हें भेजेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहना। फोन की दूसरी तरफ से एक चिढ़ाने वाली आवाज आई। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं फोन काट रहा हूं, अर्नव ने धमकी दी। कट। जैसे ही उसने अपनी धमकी पूरी की, फैज ने अपनी बात रखने के लिए तुरंत फोन काट दिया। धत तेरे की, उसने मुझे फंसा दिया, अर्नव ने सोचा जब उसने फोन नीचे रखा। वो मुस्कुरा रहा था। अब उसे बस इंतजार करना था अपने खाते में पैसों की बारिश शुरू होने का। 5 दिन बाद, 5 दिनों के बेचैन इंतजार के बाद आखिरकार उसके पास एक ईमेल आया। ये फैज की लॉ फर्म से था। उसमें एक स्प्रेडशीट अटैच थी। अर्नव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से फाइल खोली। उसकी आंखों के सामने जो नंबर थे वे अवास्तविक लग रहे थे। ये उसकी जीतों की एक ट्रॉफी केस थी। यहां बताया गया है कि किसने कितना भुगतान किया। नीचे दी गई राशि इनकम टैक्स और वकील की फीस चुकाने के बाद की है। गूगल, यूट्यूब, गूगल जोड़, एंड्रॉयड सहित गूगल ने एक ही कंपनी के रूप में भुगतान किया। ईमेल से लेकर एंड्रॉयड तक उनकी पूरी डिजिटल दुनिया उसकी खोजी हुई कमजोरियों पर टिकी थी और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई थी, कुल 2680 करोड़ रुपए। एप्पल, उन्होंने अपने iOS को एक ब्लैक बॉक्स की तरह सुरक्षित रखने को बहुत महत्व दिया, इसलिए उन्होंने कमजोरियों और समाधान दोनों के लिए 696 करोड़ रुपए का भुगतान किया। माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भी बहुत पैसा दिया, विंडोज में कमजोरियों और उनके समाधान के लिए 1160 करोड़ रुपए। सीना, वीबो और क्यूजोन, टेंसेंट, इन चीनी कंपनियों ने समाधान खरीदे बिना सिर्फ कमजोरियों की जानकारी के लिए क्रमशः 136 करोड़ रुपए और 264 करोड़ रुपए दिए। ट्विटर और वाइन, उन्होंने संयुक्त रूप से समाधान के साथ 600 करोड़ रुपए का भुगतान किया। लिंक्डइन, उन्होंने समस्याओं और समाधान दोनों के लिए 360 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इंस्टाग्राम, चूंकि वे फेसबुक का हिस्सा थे, उन्होंने केवल बची हुई कमजोरियों के लिए 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया। टम्बलर, उन्होंने केवल 80 करोड़ रुपए का भुगतान किया क्योंकि उन्होंने समाधान नहीं खरीदा।
बाकी 4 छोटी सोशल मीडिया साइट्स। उन्होंने कुल 312 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अर्नव ने कैलकुलेटर पर नंबर जोड़े। कुल मिलाकर उसके खाते में आने वाली रकम थी लगभग 6,500 करोड़ रुपए, 6,488 करोड़ रुपए। एक पल के लिए वो सुन्न हो गया। वो अब सिर्फ अमीर नहीं था, वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की लीग में शामिल हो गया था। ये एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसका दिमाग तुरंत व्यावहारिक चीजों पर चला गया। उसे इस पैसे को बाजार में वापस लगाना था, क्योंकि जितनी देर ये उसके खाते में पड़ा रहेगा उतनी देर महंगाई उसकी कीमत कम करती रहेगी, और उसे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी निपटना था। ये सब सोचते सोचते उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अर्नव। हेलो, हाय, क्या मैं मिस्टर अर्नव मेहरा से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से एक बहुत ही पेशेवर आवाज आई। अर्नव। हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? हाय अर्नव, मैं रॉयल बैंक ऑफ इंडिया से मयंक बोल रहा हूँ। मैं आपसे आपके खाते के बारे में बात करना चाहता था। ओह ठीक है, सब कुछ ठीक तो है? अर्नव ने घबराकर पूछा। उसे एक पल के लिए लगा कि उसके पैसे के साथ कुछ हो गया है। मयंक। जी सर, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। असल में हम आपके खाते पर चर्चा करने के लिए आपके साथ एक मीटिंग तय करना चाहते थे। अर्नव। ठीक है, जरूर। ये किस बारे में है? अर्नव ने ये सुनकर राहत की सांस ली। मयंक। सर, हमने देखा कि आपके खाते में एक बहुत बड़ी राशि जमा हुई है और हम आपके वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कुछ विशेष विकल्पों पर बात करना चाहते थे। अर्नव। ओह, मैं समझा। हाँ, मैंने हाल ही में एक बड़ी राशि अर्जित की है। मयंक। जी, हमने देखा। वैसे बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद, अर्नव ने कहा। हालांकि उसने शांति से जवाब दिया, पर वो अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था। मयंक। सर, हम आपको हमारा एक्सक्लूसिव रॉयल ब्लैक कार्ड भेजना चाहेंगे और उसके लिए हमें आपका पता कंफर्म करना है। अर्नव। ठीक है, ये ठीक है। मयंक। बहुत बढ़िया। साथ ही हम आपके साथ कुछ निवेश के अवसरों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। ओह, मैं समझा। ठीक है, मैं निवेश करने में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मुझे पहले इसके बारे में और जानने की जरूरत है। उसने हैरानी से जवाब दिया, क्योंकि वो भी अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहा था। मयंक। ये पूरी तरह से समझने योग्य है सर। हम आपके विकल्पों पर बात करने और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे वरिष्ठ निवेश सलाहकारों में से एक के साथ एक मीटिंग तय कर सकते हैं। अर्नव। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। मयंक। अगले बुधवार दोपहर 2 बजे कैसा रहेगा सर? हम मीटिंग के लिए आपके घर आ सकते हैं। अर्नव। हाँ, ये समय मेरे लिए ठीक रहेगा। मयंक। बहुत बढ़िया, हम तब आपसे मिलेंगे। और एक बार फिर आपकी सफलता पर बधाई। अर्नव ने फोन काट दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका सिर घूम रहा था। एक एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड, निवेश सलाहकार, घर पर मीटिंग, ये सब एक सपना लग रहा था। उसने अपने उत्साह से शांत होने के लिए थोड़ा आराम करने का फैसला किया। जब वो आराम कर रहा था तो उसे सोफे पर ही नींद आ गई। वो अपने नए असीमित भविष्य के सपने देखने लगा और उसके चेहरे पर एक बच्चों जैसी मुस्कान थी। अर्नव के पेमेंट मिलने से 1 हफ्ता पहले। हालांकि अर्नव के खाते में पैसा 1 हफ्ता बाद पहुंचना था, लेकिन कंपनियों के साथ बातचीत 2 हफ्तों पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसका मतलब था कि लगभग सभी बड़ी टेक कंपनियों ने अपनी सुरक्षा की कमजोरियों को ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगाया था, और इस प्रक्रिया में उन्होंने अनजाने में भारत की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। NCSA, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी, डेटा सेंटर, हैदराबाद। यहां काम करने वालों के लिए यह हफ्ता किसी नरक से कम नहीं था। माहौल में एक अनकहा तनाव था। हर कोई थका हुआ और परेशान दिख रहा था। एक के बाद एक उनके लगभग 17 डेटा इकट्ठा करने वाले पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके थे। इसका मतलब था कि उन्होंने फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी लगभग सभी सोशल मीडिया साइट्स तक अपनी पहुंच पूरी तरह से खो दी थी। वे अंधे हो गए थे। ये बहुत बुरा था, क्योंकि NCSA के कुछ विभाग सिर्फ इन साइट से डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए ही बने थे। इसका मतलब था कि उन्होंने 1 महीने के भीतर अपनी लगभग पूरी कार्यक्षमता खो दी थी। ये सब फेसबुक के डेटा तक पहुंच खोने से शुरू हुआ था, और जब वे एक समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके साथ 17 और खड़ी हो गई। NCSA कॉन्फ्रेंस रूम। आज सामान्य मीटिंग रूम के बजाय बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि स्पेशल सोर्स ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट का हर एक सदस्य यहां मौजूद था। हॉल खचाखच भरा था और लोगों के बीच घबराहट की कानाफूसी चल रही थी। विभाग की हेड तेजस्विनी सिन्हा मंच पर खड़ी हुई और उनकी नजर पूरे हॉल पर घूमी। उनके चेहरे पर सख्ती थी। जब सब यहीं हैं तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। उनकी आवाज में एक अधिकार था जिसने तुरंत हॉल में सन्नाटा ला दिया। लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम हमें बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने उस टीम लीडर नील की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने 1 महीने पहले फेसबुक वाली घटना की रिपोर्ट सबसे पहले की थी। जी मैम, नील ने अपनी कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया और माइक संभालने के लिए मंच की ओर बढ़ा। उसने अपना गला साफ किया, माइक को एडजस्ट किया और बोलना शुरू किया। ये सब 1 महीने पहले फेसबुक के साथ शुरू हुआ, जब हम जो डेटा इकट्ठा कर पा रहे थे उसकी मात्रा अचानक 95% तक कम हो गई।
सिर्फ 1 हफ्तों के भीतर जो भी थोड़ा बहुत डेटा हम हासिल कर पाए वो इतनी मजबूती से इनक्रिप्टेड था कि हमारी सर्वश्रेष्ठ टीमें भी अब तक उसे तोड़ नहीं पाई हैं। और पिछले 1 हफ्ते में भारत में लोकप्रिय लगभग सभी सोशल मीडिया साइट्स ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। हम आखिरकार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां 17 सोशल मीडिया साइट से हमारा डेटा कलेक्शन लगभग शून्य हो गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, भीड़ में से किसी ने बीच में टोका और पूछा, क्या इसके पीछे रूस या चीन का हाथ है? वो एक पल के लिए रुका और फिर जवाब दिया। हमने शुरू में यही सोचा था। हालांकि सीबीआई के साथ एक संयुक्त जांच करने के बाद हमने पाया कि भारत में सक्रिय कुछ जाने माने विदेशी एजेंट भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस एन्क्रिप्शन के पीछे कौन है। ऐसा लगता है कि ये उनके लिए भी एक समस्या थी। क्या तुमने उन कंपनियों में किसी भी कर्मचारी से पूछताछ की? कमरे में एक और व्यक्ति ने पूछा। मैं आगे वही समझाने वाला था, नील ने कहा। और जवाब है हाँ, हमने सीबीआई के माध्यम से कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की है। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है उसके अनुसार इन सभी कंपनियों से अर्नव मेहरा नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया था। हमें पता चला है कि वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी मुंबई का एक पूर्व छात्र था जो अपने अंतिम वर्ष में था। उसने एक सांस ली और जारी रखा, लेकिन उसे थीसिस चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था, जिससे उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। चूंकि वो बिना डिप्लोमा के नौकरी नहीं पा सकता था और उस पर लगभग 2 करोड़ रुपए का छात्र ऋण था, उसने बग हंटिंग की ओर रुख किया और पाया कि वो इसमें असाधारण रूप से अच्छा था। तो वो कोई जासूस नहीं है? किसी ने पूछा। हमारी जांच से पता चला है कि वो भारतीय है और उसके माता पिता भी। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे किसी विदेशी एजेंसी का एजेंट होने का संकेत देता हो। और बाकी कंपनियों के साथ इंटरव्यू करने के बाद हमारा अनुमान है कि उसने सिर्फ 1 महीने में इन कंपनियों से 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। और इसके साथ नील ने अपनी रिपोर्टिंग समाप्त की। इस खुलासे ने कमरे में मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये विश्वास करना मुश्किल था कि एक अकेला व्यक्ति, एक निकाला हुआ छात्र, इतने कम समय में बिना किसी अवैध गतिविधि में शामिल हुए इतनी दौलत कमा सकता था। जब नील ने अपनी बात खत्म की तो तेजस्विनी ने फिर से माइक संभाला। तो हमारी अगली योजना अगले महीने में इस एन्क्रिप्शन को तोड़ने की है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अर्नव मेहरा के साथ एक मीटिंग करेंगे। डिसमिस्ड। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने नील को अपने पास बुलाया। नील, सीबीआई से कहो कि इस अर्नव पर और उसके परिवार पर 24 घंटे नजर रखें। अगर कोई भी विदेशी एजेंट उसे या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत सुरक्षित हिरासत में ले लिया जाए। ये लड़का अब हमारे लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति है, तेजस्विनी ने गंभीरता से कहा। जी मैम, नील ने तुरंत जवाब दिया और उनसे संपर्क करने के लिए चला गया। पेमेंट मिलने के 1 हफ्ते बाद अर्नव के घर में। अर्नव ने पिछले हफ्ते का ज्यादातर समय बगजैपर को उपभोक्ता उपयोग के लिए तैयार करने, उसके इंटरफेस को और बेहतर बनाने और उसे एक आकर्षक प्रोडक्ट का रूप देने में बिताया था। अब उसे अपनी कंपनी के लिए एक नाम चाहिए था। चूंकि कंपनी का नाम यादगार होना चाहिए, उसने ग्रीक पौराणिक कथाओं के नामों के साथ जाने का फैसला किया। अंत में उसने गाया ये नाम चुना। गाया पृथ्वी की देवी है, सभी जीवन की माँ। उसने ये शब्द इसलिए चुना क्योंकि वो चाहता था कि ये कंपनी उसके भविष्य के सभी व्यावसायिक उपक्रमों के लिए एक माँ की तरह हो। और चूंकि ये उसकी पहली कंपनी होगी, उसने उस नाम के साथ जाने का फैसला किया, गाया टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजीज। कंपनी का नाम सोचने के बाद उसे कंपनी रजिस्टर कराने की जटिल प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उसने अपने दोस्त फैज को फोन किया। फोन पर फैज ने उसे बताया कि भारत में कंपनी शुरू करना कितना जटिल है और अर्नव ने सारा काम उसी पर डाल दिया। चूंकि वो उनकी लॉ फर्म का सबसे बड़ा क्लाइंट था, वे खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो गए। अगला, उसने अपनी कंपनी के लिए एक सीईओ की तलाश शुरू की। वो इतना अहंकारी नहीं था कि बिना बिजनेस की जानकारी के खुद सीईओ बन जाए। उसने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त सारा को फोन किया, जो बिजनेस मैनेजमेंट में माहिर थी। अर्नव, तुम्हें आखिरकार याद आया कि मैं भी जिंदा हूं, हैं? सारा ने फोन उठाते ही ताना मारा। कम से कम मैंने फोन तो किया। अगर तुम बात करना चाहती थी तो तुमने क्यों नहीं किया? मैं व्यस्त रहती हूं, तुम्हारी तरह नहीं जो घर पर आलस करता है। वैसे भी चलो इसे बंद करते हैं, वरना हम कल तक बहस करते रहेंगे, अर्नव ने कहा। सुन, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक सीईओ चाहिए और तुम मेरी पहली पसंद थी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कौन सी कंपनी? पहले विस्तार से समझाओ, फिर मैं अपना फैसला करूंगी। और अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें 2 महीने के लिए ब्लॉक कर रही हूं, ठीक है? अर्नव ने उसे कंपनी और उसके प्रोडक्ट बगजैपर के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन सारा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वो शाम को उसके घर आकर खुद देखेगी कि ऐप में कितना दम है और तभी कोई फैसला करेगी। जब तक फैज और उसकी लॉ फर्म कंपनी बनाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते, तब तक अर्नव ने सारा को अपनी कंपनी की सीईओ बनने के लिए मना लिया था। ये बहुत आसानी से हो गया। सारा उसके नए आलीशान घर पहुंची, थोड़ी प्रभावित लेकिन अभी भी शक की नजर से देख रही थी। अर्नव उसे सीधे अपने वर्करूम में ले गया, जहां उसका विशाल सर्वर चुपचाप भिनभिना रहा था।
ठीक है, दिखाओ क्या चीज बनाई है तुमने, सारा ने अपनी बाहें मोड़कर कहा। अर्नव मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने बगजैपर का इंटरफेस खोला और एक जानी मानी ई कॉमर्स वेबसाइट को टारगेट के रूप में चुना। सारा उसकी स्क्रीन पर देखने लगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत था, फिर स्क्रीन पर कोड की लाइनें तूफान की तरह दौड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में प्रोग्राम ने वेबसाइट की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी और एडमिन एक्सेस पाने के लिए जरूरी सारे कदम एक एक करके स्क्रीन पर दिखा दिए। जब अर्नव ने उन कदमों का पालन करके उस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और एडमिन डैशबोर्ड खोलकर दिखाया तो सारा का मुंह खुला और एडमिन एक्सेस पाने के लिए जरूरी सारे कदम एक एक करके स्क्रीन पर दिखा दिए। जब अर्नव ने उन कदमों का पालन करके उस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और एडमिन डैशबोर्ड खोलकर दिखाया तो सारा का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही सारा ने देखा कि ऐप क्या कर सकता है, उसके दिमाग के पहिए जेट इंजन की तरह घूमने लगे। उसकी आंखों में हैरानी की जगह अब एक तेज गणना करने वाली चमक थी। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं कर रही हूँ, बताओ क्या करना है। इसके बाद उनकी पहली असली स्ट्रैटेजी मीटिंग शुरू हुई जो हफ्तों तक चली। एक बहुत बड़ी समस्या है, सारा ने एक दिन कहा। तुम ये कैसे पता लगाओगे कि यूजर साइट का मालिक है या कोई हैकर? अगर कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है तो वे इसका इस्तेमाल किसी भी साइट पर किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। हम पर करोड़ों के मुकदमे हो जाएंगे। अर्नव को झटका लगा। वो प्रोग्राम को रिलीज के लिए तैयार करने पर इतना केंद्रित था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम शुरुआत में केवल वेरीफाइड और अप्रूव्ड कंपनियों के साथ काम करें, जैसे वे कंपनियां जिन्हें हम पहले ही कुछ कमजोरियां बेच चुके हैं, अर्नव ने सुझाव दिया। हाँ, और हम उन कंपनियों के अकाउंट को सिर्फ उनके अपने ऐप्स की जांच करने के लिए भी लॉक कर सकते हैं, सारा ने जोड़ा। और क्यों ना हम दूसरों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करने का मौका दें, लेकिन उसके लिए उन्हें वेरीफाइड क्रेडेंशियल की जरूरत होगी, अर्नव ने भी जोड़ा। वो अंदर ही अंदर सारा को सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए खुश था। वे क्रेडेंशियल क्या होंगे? सारा ने पूछा। हम उसके बारे में बाद में सोच सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसे सरकारी संस्थानों के लिए सुलभ बनाना होगा ताकि वे अपने सिस्टम की रक्षा कर सकें। वरना अगर किसी ने इसका इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए किया तो हमारी खैर नहीं, अर्नव ने जवाब दिया। वे इस बारे में बात करते रहे कि वे संभावित नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। इसके कारण उन्होंने बाकी हफ्तों लगातार बैठकें की, जब तक कि फैज ने उनसे संपर्क करके ये नहीं बताया कि उसने गाया टेक्नोलॉजीज का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। तभी अर्नव को याद आया कि फैज की लॉ फर्म को कंपनियों के साथ बातचीत पूरी करने में कितना समय लगा था। इसका मतलब था कि उसकी कंपनी को सरकार के साथ बातचीत पूरी करने में और भी ज्यादा, शायद सालों लग जाएंगे। उसने एक बड़ा और साहसी कदम उठाने का फैसला किया। उसने पूरी लॉ फर्म को खरीदने का फैसला किया। ये एक पागलपन भरा विचार था, लेकिन उसे ये सही लगा। उसे एक ऐसी कानूनी टीम चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपनी के लिए काम करे, उसके हितों की रक्षा करे। वो किसी का क्लाइंट नहीं बल्कि बॉस बनना चाहता था। लेकिन पहले उसे अपनी नई कंपनी में कुछ पूंजी लगानी थी। उसने अपनी कंपनी गाया टेक्नोलॉजीज में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें से 2,400 करोड़ रुपए उस लॉ फर्म को खरीदने के लिए थे। 800 करोड़ रुपए कंपनी के लिए एक नया और अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनाने के लिए थे और बाकी 1,200 करोड़ रुपए कंपनी के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ टैलेंट की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए थे। 2 महीने बाद सारा को सब कुछ तैयार करने और कंपनी का ऑपरेशन शुरू करने में 2 महीने लग गए। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि वो एक साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट से निपट रही थी, लॉ फर्म का अधिग्रहण और नए कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण। इन 2 महीनों के दौरान उसने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने से पहले अधिग्रहण पूरा कर लिया। तो जब वो भर्ती जारी रख रही थी, उसने अपनी नई कानूनी टीम को सरकारी संस्थानों जैसे रॉ, सीबीआई और पुलिस से संपर्क करने और बातचीत शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। वर्तमान में लॉ फर्म पहले से ही इन एजेंसियों के साथ बातचीत के बीच में थी, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी जगह से संपर्क आया जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। NCSA, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने उनके सुरक्षा सिस्टम पर सहयोग के लिए उनसे संपर्क किया। सारा ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे एक नई कंपनी के साथ काम करना स्वीकार करेंगे। उसे जो नहीं पता था वो ये था कि वे उनके बारे में सबसे पहले जानने वालों में से थे, क्योंकि वे पहले से ही अर्नव और उसके परिवार पर नजर रख रहे थे। तो जिस पल गाया टेक्नोलॉजीज ने CBI और अन्य एजेंसियों से संपर्क किया, NCSA को उसी समय इसके बारे में पता चल गया और उनके प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद उन्होंने तुरंत कड़ियां जोड़ी और पाया कि ये वही प्रोग्राम था जो कई महीनों से उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था। NCSA के साथ उनकी बातचीत मक्खन में गर्म चाकू की तरह सहज थी। ये सारा को अजीब लगा क्योंकि अन्य एजेंसियां कुछ अजीब कारणों से बातचीत को लंबा खींच रही थीं। तो वे NCSA के साथ अपनी बातचीत सबसे पहले पूरी करने में कामयाब रहे, भले ही वे सबसे आखिर में आए थे। वे प्रोग्राम को पूरी तरह से अपनाने से पहले उसका परीक्षण करने के लिए 1 महीने की अवधि के लिए 120 करोड़ रुपए का परीक्षण शुल्क देने पर सहमत हुए। और ठीक उसके बाद PMO से एक आदेश आया कि सभी एजेंसियां अपनी बातचीत 1 महीने के लिए स्थगित कर दें।
तभी सारा को पता चला कि अन्य एजेंसियों के साथ बातचीत में उन्हें उम्मीद से ज्यादा समय क्यों लगा। तो चूंकि एक जरूरी काम में अप्रत्याशित रूप से रुकावट आ गई, उसने फिलहाल स्थगित परियोजना सर्वर फार्म परियोजना शुरू करने का फैसला किया। अर्नव ने उसे इस परियोजना में कम से कम 800 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए कहा था। इन सभी मांगों के बावजूद वो राशि लगभग 4 फुटबॉल मैदानों के आकार का सर्वर फार्म बनाने के लिए अभी भी पर्याप्त थी। और अर्नव ये सब इसलिए चाहता था क्योंकि वो कंपनी का अगला प्रोडक्ट विकसित करना शुरू करना चाहता था। सारा को उम्मीद थी कि ये 6 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। जब ये सब पर्दे के पीछे हो रहा था, अर्नव वर्तमान में अपने छोटे भाई रोहन के साथ पास के एक पार्क में क्रिकेट खेल रहा था। वो अपने भाई के साथ था और उसके माता पिता के बिना, क्योंकि वे बहुत लंबे समय के बाद डेट पर गए थे। बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने एक साथ रोमांटिक समय नहीं बिताया था। और अब क्योंकि वो अमीर हो गया था और उन्हें अब काम करने की जरूरत नहीं थी, वे अपने प्यार को फिर से जगाने की यात्रा पर थे, कभी कभी तो हफ्तों के लिए। लगता है कि कुछ सालों में मुझे एक नया भाई या बहन मिलने वाली है, अर्नव ने रोहन को चौंका मारते देख मुस्कुराते हुए सोचा। जो कहता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, शायद उसके पास कभी पर्याप्त पैसा था ही नहीं। माइनस से संतजू उसे खेलते देख रहे एक अदृश्य अस्तित्व ने सोचा, चलो देखते हैं कि तुम अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करोगे। हा 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 हा। आवाज अंतरिक्ष के शून्य में गूंजती रही जब तक कि वो फिर से शांत नहीं हो गई, जैसे कि ये कभी मौजूद ही नहीं थी। NCSA, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी, डेटा सेंटर, हैदराबाद। हैदराबाद की हाईटेक सिटी के बाहरी इलाके में एक विशाल गुमनाम इमारत थी जो किसी भी तरफ से देखने पर एक साधारण कॉर्पोरेट ऑफिस लगती थी, लेकिन ये NCSA का किला था, भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर। आज इस किले के सबसे सुरक्षित हिस्से टेस्टिंग विंग में माहौल किसी ऑपरेशन थिएटर जैसा था। देश के सर्वश्रेष्ठ साइबर विशेषज्ञ अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, उनकी नजरें विशाल मॉनिटर स्क्रीन पर टिकी थीं। वे इंतजार कर रहे थे। तभी भारी सुरक्षा वाले दरवाजे खुले और नील अंदर आया। उसके हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली हार्ड ड्राइव थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये या तो उनके सिस्टम के लिए एक चमत्कारिक इलाज हो सकती थी या एक घातक वायरस। नील अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठा, कमरे में मौजूद तनाव को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। उसने अपने हाथ में पकड़ी हार्ड ड्राइव को देखा। उसने एक गहरी सांस ली, हार्ड ड्राइव को सर्वर के पोर्ट से जोड़ा और प्रोग्राम को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है दोस्तों, नील ने खड़े होकर कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। प्रोग्राम सर्वर में है और परीक्षण के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि हर कोई पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करे। ये वो प्रोग्राम है जिस पर हमें शक है कि ये हमें महीनों से परेशान कर रहा है। जब मैं इसे शुरू करूं तो सर्वर के हर व्यवहार पर, हर छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखना। यस सर, लगभग सभी ने एक साथ जवाब दिया। नील बैठ गया और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं। उसने एंटर दबाया। ये क्या हो रहा है? कमरे में कोई अपनी स्क्रीन को देखते हुए चिल्लाया। जिस पल नील ने एंटर दबाया, बगज़े पर जाग उठा। ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं था, ये एक शिकारी था। इसने तुरंत पूरे सर्वर का नियंत्रण अपने कब्जे में ले लिया, NCSA के अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को एक झटके में दरकिनार करते हुए। मॉनिटरों पर सर्वर के पैरामीटर पागल हो गए। रिसोर्स यूसेज के ग्राफ तुरंत 100% पर पहुंच गए। हालांकि वे इसे काम करने से रोक सकते थे, लेकिन चूंकि वे इसका परीक्षण कर रहे थे, उन्होंने इसे अपना काम करने देने का फैसला किया। अगले 3 घंटे उन विशेषज्ञों के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। प्रोग्राम सर्वर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेल रहा था, उसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा था जैसे आज तक किसी ने नहीं किया था। ये सर्वर NCSA का गौरव था, एक ऐसा विशालकाय दानव जो 5 ज़ेटाबाइट्स तक का डेटा संभाल सकता था। परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यदि आपके पास 5 ज़ेटाबाइट्स के गाने होते तो आप उन्हें 10 अरब से ज्यादा सालों तक सुन सकते थे। और बगज़े पर उस पूरे दानव को अपनी पूरी ताकत से चला रहा था। 3 घंटे की इस क्रूर सजा के बाद प्रोग्राम ने अचानक काम करना बंद कर दिया और फिर एक के बाद एक PDF फाइलों की बाढ़ आ गई। बगज़ैपर ने सिर्फ 3 घंटों में 100 से ज्यादा भारी और जटिल प्रोग्रामों की जांच पूरी कर ली थी। ये फेसबुक जैसे आम प्रोग्राम नहीं थे, ये NCSA के अपने गुप्त प्रोग्राम थे जो भारी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए बनाए गए थे, और उनमें कमियां भी उतनी ही ज्यादा थीं। क्या आपने कभी केवल शब्दों से भरी 2 गीगाबाइट या उससे ज्यादा आकार की PDF देखी है? यहां उनमें से 45 थीं। हम तो गए काम से, यही नील सोच रहा था जब उसने स्क्रीन पर लगभग 100 PDF की संख्या और आकार को देखा। उसने PDF की सामग्री को देखने के लिए लगभग 350 मेगाबाइट के सबसे छोटे आकार वाले को चुना। जब उसने इसे खोला तो वो लगभग बेहोश हो गया जब उसने देखा कि इसमें 15,000 पेज थे। नहीं, उसने सोचा जब उसने प्रोग्राम द्वारा किए गए दस्तावेजीकरण को पढ़ना शुरू किया। लेकिन जितना ज्यादा वो पढ़ता, उसका चेहरा उतना ही चमकदार होता जाता, क्योंकि लगभग 10 पेज सिर्फ एक कमजोरी, उसका फायदा उठाने और उसे हल करने के तरीके को समझाने पर खर्च किए गए थे, वो भी उसके हर छोटे छोटे विवरण में जाते हुए। जिस पल उसने पहले 100 पेज पढ़ना खत्म किया, वो जानता था कि उनके हाथ खजाना लग गया है। उसने तुरंत अपनी सुपीरियर तेजस्विनी सिन्हा को फोन किया और उसे अपनी खोजों के बारे में सूचित किया।
जब तेजस्विनी ने पूरी व्याख्या सुनी तो उसने तुरंत सभी गैर जरूरी परियोजनाओं को निलंबित कर दिया और इस परियोजना के लिए सभी जनशक्ति को मोड़ दिया ताकि वे हफ्ते के अंत तक सभी पीडीएफ को देख सकें। दिल्ली में कहीं कॉमरेड, उन सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जो हुआ उसकी जांच में तुम कहां तक पहुंचे हो? फोन के दूसरी तरफ से एक रूसी लहजे में आवाज आई। हम अभी भी संदिग्धों की जांच कर रहे हैं सर, क्योंकि सीबीआई और एनसीएसए इस मामले को लेकर सतर्क लग रहे हैं और अगर हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो ये उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर सकता है, व्लादिमीर ने जवाब दिया। वो कनॉट प्लेस के ट्रैफिक में फंसी एक ब्लू डार्ट वैन में बैठा था। ठीक है, संपर्क में रहना, आवाज ने कहा। जी सर, व्लादिमीर ने जवाब दिया और फोन कॉल खत्म होने के बाद अपनी ब्लू डार्ट की वर्दी ठीक की, एक बॉक्स उठाया और उसे उसके पते पर पहुंचाने और जिमी के रूप में अपने दिन प्रतिदिन के काम को जारी रखने के लिए चला गया। वापस एनसीएसए में जब एक टीम पीडीएफ दस्तावेज पढ़ रही थी तो दूसरी टीम ने बगजैपर का उपयोग चीनी और रूसी संवेदनशील सिस्टम पर करने की कोशिश की ताकि उनकी कमजोरियों की पूरी लिस्ट तक पहुंच हो सके। तभी उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। वे बगजैपर का उपयोग ऑनलाइन किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकते थे। कई कोशिशों के बाद उन्होंने पाया कि प्रोग्राम को काम करने के लिए पूरे प्रोग्राम का सोर्स कोड स्थानीय रूप से और उसी डिवाइस पर चाहिए था। ये वो समाधान था जो अर्नव ने सारा के साथ अपनी बातचीत के बाद निकाला था, ताकि लोग इसे दूसरे लोगों के प्रोग्राम और सिस्टम को हैक करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग न कर सकें। जबकि उसका मूल शक्तिशाली बगजैपर ये सब कर सकता था, वो जिसे वो व्यावसायिक रूप से जारी करने जा रहा था वो नहीं कर सकता था। ये उन कई नए सुरक्षा उपायों में से एक था जिन्हें उसने व्यावसायिक प्रोग्राम में लागू किया था, और चूंकि वे मूल संस्करण के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे, वे उसे उन्हें देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। और साथ ही चूंकि प्रोग्राम प्रोमेथियस जोड़ का उपयोग करके लिखा गया था, एनसीएसए के सर्वश्रेष्ठ दिमाग भी इसे रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश में अपने बाल नोच लेते। उन्हें पहले उस भाषा को खोजना होगा जिसका अस्तित्व ही दुनिया के लिए अज्ञात था, और भले ही वे ऐसा कर लेते, उन्हें अर्नव द्वारा रास्ते में रखे गए मजबूत सुरक्षा उपायों से गुजरना होगा। 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के मीटिंग रूम में हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। ये वो कमरा था जहां देश के सबसे बड़े और सबसे गुप्त फैसले लिए जाते थे। महोगनी की लंबी टेबल के चारों ओर प्रधानमंत्री विक्रम सिंह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। आमतौर पर इस तरह के तकनीकी मामले संबंधित विभागों द्वारा ही संभाले जाते थे, लेकिन आज की बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जयंत खुराना के जोर देने पर बुलाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये मामला भारत की साइबर युद्ध क्षमताओं को पूरी तरह से बदल सकता है और इस पर तुरंत प्रधानमंत्री का ध्यान जाना जरूरी था। सर, जयंत खुराना ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। हमारे द्वारा बगजैपर नाम के एक ऐप के संक्षिप्त परीक्षण के बाद हमने अपने परीक्षण सर्वरों पर मौजूदा एनसीएसए सिस्टम और प्रोग्रामों में 10 लाख से ज्यादा कमजोरियां खोजने में कामयाबी हासिल की है। कमरे में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी का भाव तैर गया। खुराना ने अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाई, स्क्रीन पर क्लासिफाइड डेटा और चार्ट्स दिखाते हुए। जब हमने इस प्रोग्राम को अपने टेस्ट सर्वर पर इंस्टॉल किया तो उसने तुरंत सर्वर में मौजूद सभी प्रोग्रामों की कमजोरियों को खोजना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उसने न केवल उन सभी को सूचीबद्ध किया, बल्कि हमें यह भी दिखाया कि उनका फायदा कैसे उठाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें हमेशा के लिए ठीक कैसे किया जाए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हमने प्रोग्राम के दिए गए समाधानों का अक्षरशः पालन किया और उसके बाद हम अपने सबसे कम सुरक्षित प्रोग्राम को भी हैक करने में विफल रहे। सर, अगर हम इसे अपनी पूरी सेना, खुफिया एजेंसियों और सभी सरकारी ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में लागू करते हैं तो हम रूसी, चीनी और अन्य देशों के हैकिंग प्रयासों के बारे में चिंता किए बिना सुरक्षित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा पर बहुत ज्यादा समय और संसाधन लगाए बिना नए और बेहतर प्रोग्राम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम सुरक्षा पर खर्च होने वाली अरबों रुपए की फंडिंग को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी व्याख्या समाप्त की जबकि अन्य लोग ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री विक्रम सिंह दी गई जानकारी को अपने मन में तौल रहे थे। क्या हमने ये देखने की कोशिश की है कि क्या हम इसका इस्तेमाल दुश्मन राष्ट्रों को हैक करने के लिए कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने अंत में पूछा। सर, जब हमने ऐसा करने की कोशिश की तो प्रोग्राम ऐसा नहीं कर सका। उसे काम करने के लिए प्रोग्राम का पूरा सोर्स कोड चाहिए होता है, जो हमारे पास दुश्मन देशों का नहीं है। इसलिए हम इसे आक्रामक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते, जयंत ने जवाब दिया। इसे हमारे सभी संवेदनशील बुनियादी ढांचे में लागू करने में कितना समय और कितना खर्च आएगा? रक्षा मंत्री अर्जुन रावत ने पूछा। हमारा अनुमान है कि इसमें लगभग 2 महीने लगेंगे। जहां तक कीमत का सवाल है, उसके लिए हमें इस प्रोग्राम को बनाने वाली कंपनी गाया टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत करनी होगी, लेकिन हमें जल्दी से निर्णय लेना होगा क्योंकि कंपनी इस प्रोग्राम की व्यावसायिक रिलीज की तैयारी कर रही थी। उन्होंने हमें इसलिए सूचित किया ताकि हमारी तैयारी के बिना रिलीज होने पर हम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
जयंत ने जवाब दिया और जारी रखा, लेकिन अगर हम इसे अपने पूरे संवेदनशील बुनियादी ढांचे में लागू करना चाहते हैं तो हमें उन्हें कम से कम 80,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। ये रकम सुनकर कमरे में हल्की सी हलचल हुई। क्या होगा अगर हम ये लागत अपने मित्र देशों और सहयोगियों के साथ साझा करें? गृह मंत्री अमित देशमुख ने सुझाव दिया। हाँ, ये समझ में आता है। ये हमें उनके साथ अच्छे संबंधों में भी रखेगा, प्रधानमंत्री ने सहमति जताई। और इसलिए भी क्योंकि अगर उन्हें तब पता चलता है जब कंपनी इसे आधिकारिक तौर पर बाजार में जारी करती है तो उनकी प्रतिक्रियाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसे संयुक्त रूप से करते हैं तो होने वाले नुकसान को न्यूनतम तक कम कर दिया जाएगा, विदेश मंत्री प्रिया शर्मा ने कहा। ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली। इस दौरान हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। अंत में वे मित्र देशों के साथ मिलकर बगजैपर को अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में लागू करने की एक छोटी योजना के साथ बाहर निकले। इस बीच गाया टेक्नोलॉजीज के ऑफिस बेंगलुरु में सारा सर्वर फार्म बनाने वाले विभाग के साथ एक मीटिंग में थी। ऑफिस में एक स्टार्टअप वाली ऊर्जा थी, लोग तेजी से काम कर रहे थे। तो हम किस चरण में हैं? सारा ने पूछा। हमने पहले ही जगह का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और हम उसके नवीनीकरण की योजना के अंतिम चरण में हैं, खरीद विभाग के प्रमुख देव ने जवाब दिया। नवीनीकरण कब पूरा होगा? हमें उम्मीद है कि ये 3 महीने के भीतर हो जाएगा। सर्वरों के लिए मशीनों और हार्डवेयर की खरीद का क्या? हमने पहले ही उन्हें ऑर्डर करना पूरा कर लिया है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आए हैं। जो नहीं आए हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे महीने के भीतर आ जाएंगे, देव ने जवाब दिया। सारा ने सहमति में सिर हिलाते हुए सुना, फिर वो एचआर हेड की ओर मुड़ी। भर्ती का क्या ये योजना के अनुसार चल रहा है? उन्होंने पूछा। मैम, हमें वर्तमान में अनुभवी कर्मचारियों को काम पर रखने में समस्या हो रही है। क्योंकि बाजार में हमारी कोई प्रतिष्ठा या कोई प्रोडक्ट नहीं है और इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां सारा टैलेंट खींच लेती हैं, इसलिए अनुभवी लोग एक नई कंपनी के साथ जुड़ने में हिचकिचा रहे हैं, एचआर हेड ने जवाब दिया। अभी के लिए बस आईआईटीएस और निट्स के प्रतिभाशाली स्नातकों को काम पर रखने पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें हम खुद सिखा सकते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम बाजार में जारी करेंगे तो अनुभवी लोग खुद हमारे पास आने लगेंगे, सारा ने निर्देश देते हुए कहा। एक हफ्ते बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में एक लेख छपा। 19 अगस्त को इंडो पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी अलायंस ने सिंगापुर में एक बंद दरवाजे की बैठक की, जिसका कारण जनता के लिए अज्ञात बना हुआ है। बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। मीडिया में बैठक के उद्देश्य के बारे में अटकलें तेज थीं। ये लेख पीएमओ में बैठक के एक हफ्ते बाद आया। जब ये सब हो रहा था, सारा और गाया टेक्नोलॉजीज अभी भी इस सबसे अनजान थे। वे अभी भी एनसीएसए के मूल्यांकन के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उन्हें इसलिए सूचित नहीं किया था क्योंकि वे उन्हें सूचित करने से पहले प्रोग्राम की खरीद के संयुक्त समझौते पर पहुंचना चाहते थे, ताकि वे एक मजबूत स्थिति से बातचीत कर सकें। गाया टेक्नोलॉजीज की टीम अपने उपलब्ध कार्यों को पूरा करती रही, जबकि वे एनसीएसए से इस बारे में जवाब की उम्मीद कर रहे थे कि वे बातचीत जारी रखेंगे या नहीं। ऐप की समीक्षा पूरी करने के लिए एनसीएसए का लगभग 1 महीने तक इंतजार करने के बाद उन्होंने आखिरकार जवाब दिया। लेकिन जवाब वो नहीं था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी, हालांकि ये एक सकारात्मक था। ईमेल में उन्हें बताया गया था कि उन्होंने एनसीएसए का मूल्यांकन पास कर लिया है और वे बातचीत की मेज पर लौटेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट था। वे अकेले भारत सरकार के रूप में नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा गठबंधन नेटो के भारतीय समकक्ष के रूप में बातचीत करेंगे। इसलिए उन्होंने गाया टेक्नोलॉजीज को इस विशाल बातचीत की तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। जब सारा ने ईमेल पढ़ा तो वो खुश थी कि उन्होंने मूल्यांकन पास कर लिया, लेकिन साथ ही उसकी टेंशन बढ़ गई। ये कोई छोटी मोटी कंपनी के साथ डील नहीं थी, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के गठबंधन के साथ एक सौदा था। उसने फैसला किया कि वो बैठक में तो शामिल होगी, लेकिन मुख्य बातचीत लॉ फर्म के सबसे अनुभवी वकील ही करेंगे। वो जानती थी कि ये सौदा उसकी समझ से कहीं बड़ा था और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब गाया की टीम इस ऐतिहासिक बैठक की तैयारी कर रही थी, अर्नव आखिरकार अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो अपने वर्करूम में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी शांति थी। चलो देखते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब भी तुम्हारे चेहरे पर वही घमंड होगा या नहीं, यही वो सोच रहा था जब उसने प्रोफेसर की जिंदगी को एक जीती जागती मुसीबत बनाने का पहला कदम उठाया। उसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के न्यूज पोर्टल को अपना निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में उसने सिस्टम की एक कमजोरी ढूंढ निकाली और उसे एडमिन का पूरा कंट्रोल मिल गया। फिर उसने प्रोफेसर के सारे काले कारनामों की एक लिस्ट बनाई और उसे सबूतों के साथ एक लेख के रूप में लिखा। रिश्वत लेने के सबूत, अमीर बच्चों को पास कराने के लिए लिखे गए सिफारिश पत्र और बहुत कुछ। उसने लेख को ठीक 1 हफ्ते बाद सुबह 9 बजे प्रकाशित करने के लिए शेड्यूल कर दिया। अगला, उसने यूनिवर्सिटी के सर्वर से हर छात्र, शिक्षक और कर्मचारी के फोन नंबर और ईमेल का डेटाबेस निकाला। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी जो लेख के लाइव होते ही उन सभी को एक साथ एक नोटिफिकेशन भेजेगी। यूनिवर्सिटी का हर एक व्यक्ति प्रोफेसर की सच्चाई जानेगा, एक ही झटके में। अब देखते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे उसे धोखा देने की खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देती है, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसने प्रोफेसर और सेक्रेटरी के बीच के अंतरंग संदेश, तस्वीरें और वीडियो का एक फोल्डर बनाया और उसे एक गुमनाम ईमेल से सीधे प्रोफेसर की पत्नी को भेज दिया। उसका मकसद साफ था, प्रोफेसर के सबसे बड़े सहारे उसकी प्रभावशाली पत्नी को इस खेल से बाहर करना। उसके बाद उसने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को सजा देने का फैसला किया जिसने प्रोफेसर के कहने पर उसकी जानकारी निकाली थी। उसने इन्वेस्टिगेटर की कंपनी का सारा ऑनलाइन डेटा माइनस, हर फाइल, हर ईमेल, हर बैकअप माइनस हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। एक ही झटके में उसने एक व्यवसाय का पूरा डिजिटल अस्तित्व समाप्त कर दिया। अब केवल नया स्कॉलरशिप हेड बचा था। उसने प्रोफेसर के बदले के दूसरे चरण के बाद उससे निपटने की योजना बनाई। अपना काम खत्म करने के बाद वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुका। तभी दरवाजा खुला। भैया, क्या आप मुझे सुपरमार्केट ले जा सकते हैं? उसके छोटे भाई रोहन ने पूछा। अर्नव का ध्यान टूटा। वो एक पल के लिए एक ठंडे, गणना करने वाले व्यक्ति से एक बड़े भाई में बदल गया। किस लिए? मुझे अपने होमवर्क के लिए कुछ सामान चाहिए। माँ घर पर नहीं है, अर्नव ने काम को टालने की कोशिश करते हुए पूछा। माँ आज फिर पापा के साथ बाहर गई हैं, रोहन ने जवाब दिया। फिर से? ठीक है, चलो चलते हैं, अर्नव ने हार मानते हुए कहा। एक हफ्ते बाद दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सारा और गाया टेक्नोलॉजीज की टीम सुरक्षा गठबंधन के प्रतिनिधियों के साथ एक विशाल टेबल पर बैठी थी। आपका स्वागत है। हमने सच में उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी बढ़ जाएगी, सारा ने छोटी छोटी बातों से बैठक शुरू करते हुए कहा। जब भारत सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई तो हमें भी नहीं पता था कि हमारी सुरक्षा के लिए इतना जरूरी कुछ सार्वजनिक रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा था, गठबंधन के प्रतिनिधि ने जवाब दिया। अब मुख्य विषय पर आते हैं, है ना? लॉ फर्म के वरिष्ठ वकील ने माहौल को संभालते हुए कहा। हाँ, हम जितनी जल्दी एक समझौते पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी हम इसे लागू कर सकते हैं, गठबंधन के प्रतिनिधि ने सहमति व्यक्त की और जारी रखा। तो हम एक समूह के रूप में इस प्रोग्राम का अधिकार खरीदना चाहते हैं। साथ ही हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का सार्वजनिक संस्करण उससे कम शक्तिशाली हो जो हमें मिलेगा। कीमत पर बातचीत हो सकती है। सारा ने अर्नव के सिखाए अनुसार जवाब दिया। कार्यक्रम को कमजोर करना अभी तकनीकी रूप से असंभव है क्योंकि ये एक ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी है। इसे मशीन लर्निंग का उपयोग करके बनाया गया था, इसने खुद को सिखाया है, इसलिए हम नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है। जहां तक आपके एक समूह के रूप में भुगतान करने का सवाल है, ये कोई समस्या नहीं है, वकील ने आगे कहा। हम हर सदस्य देश को एक ग्राहक के रूप में गिनेंगे और उनके बुनियादी ढांचे के अनुसार उनकी कीमत तय करेंगे। चूंकि आप हमारे पहले ग्राहक हैं, हम आपको 20% की छूट देंगे। तो क्या आपने अनुमानित राशि की गणना कर ली है? प्रतिनिधि ने पूछा। छूट सहित सब कुछ ध्यान में रखने के बाद राशि 84,000 करोड़ रुपए 84,000 करोड़ रुपए आती है, वकील ने जवाब दिया। लेकिन ये कीमत बकवास थी। पहली बात तो ये है कि कोई छूट नहीं थी। ये हमारी उम्मीद से ज्यादा है, गठबंधन के प्रतिनिधि ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उन्हें आजीवन लाइसेंस के लिए कम से कम 1,20,000 रुपए करोड़ देने की उम्मीद थी। इसके साथ ही गठबंधन और गाया के प्रतिनिधियों के बीच कीमत को लेकर लंबी और कठिन सौदेबाजी शुरू हो गई। सारा चुपचाप बैठी रही, अपने अनुभवी वकील को अपना काम करने दे रही थी। दिल्ली में सुरक्षा गठबंधन के साथ बातचीत एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त हुई। उन्होंने एक हफ्ते के भीतर जवाब देने का वादा किया था और सारा को पूरी उम्मीद थी कि ये सौदा पक्का होगा। वो बेंगलुरु में गाया टेक्नोलॉजीज के ऑफिस लौटी, जहां जीत का माहौल था। इस बीच अर्नव के घर गुरुग्राम में अर्नव ने अपना डेली क्वेस्ट पूरा करना जारी रखा। लेकिन पिछले महीने उसके एसपी खाते में अचानक एक भारी उछाल आया था। ये ठीक उसी दिन हुआ था जब NCSA, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी, ने मूल्यांकन के लिए उसका प्रोग्राम लिया था। पहले उसे उम्मीद थी कि अगर प्रोग्राम का इस्तेमाल जारी रहा तो एसपी की मात्रा कम होती जाएगी, जैसा कि सोशल मीडिया ऐप्स के साथ हुआ था। लेकिन चूंकि NCSA के सर्वर में परीक्षण किए गए प्रोग्राम बहुत बड़े और एक अलग श्रेणी के थे, इसलिए सिस्टम ने उन्हें सोशल मीडिया स्कैनिंग से अलग गिना और उसे एक बड़ा इनाम दिया। उस एक दिन में ही उसने कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख एसपी कमाए थे। वर्तमान में उसके पास कुल 1,95,600 एसपी थे। इतनी रकम से वो सिस्टम से कुछ अद्भुत टेक्नोलॉजी खरीद सकता था। हालांकि सिस्टम द्वारा उन्हें सस्ता माना जाता था, लेकिन अगर उन्हें दुनिया में जारी किया जाता तो वे मौजूदा टेक्नोलॉजी से एक बड़ी छलांग मानी जाती। हालांकि उसके पास स्टोर से कुछ भी खरीदने के लिए जरूरी एसपी थे, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। इसका एक और कारण ये था कि उसे अपना बदला पूरा करना था और अपने दिल में बसी गांठ को दूर करना था, ताकि वो बिना किसी के प्रति महसूस किए गए गुस्से के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वो इस गुस्से को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए उसने आखिरकार अपना बदला लेना शुरू कर दिया, जिसे वो शुरू में टाल रहा था। लुटियंस दिल्ली का एक भारी सुरक्षा वाला आलीशान बंगला। रीना नयनतारा विक्रम सिंघानिया की नींद खुली तो उसने खुद को बिस्तर में अकेला पाया। यह अब उसके लिए एक आम बात हो गई थी, क्योंकि उसके पति प्रोफेसर विक्रमादित्य सिंह राठौर ने कुछ सालों से उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन ये उनके बीच कभी नहीं चली, क्योंकि इसे परतीन देने वाला वो व्यक्ति था जिससे वो हड्डियों तक नफरत करती थी, उसका अपना बड़ा भाई।
ये सिंघानिया साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए भाई बहनों के बीच हुई विरासत की कड़वी लड़ाई में शामिल होने के लिए उससे बदला लेने की साजिश थी, और चूंकि वो जीत गया था, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। उसने इस शादीशुदा जिंदगी का त्याग अपने भाई को गद्दी से हटाने और परिवार के मुखिया के रूप में उसकी जगह लेने की एक पतली सी उम्मीद के लिए किया था। हालांकि वो इस शादी से निकलने के रास्ते खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बिना किसी कारण के अपने पति को तलाक नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसे अपने परिवार को इसकी अनुमति देने के लिए एक शक्तिशाली कारण की जरूरत थी। नाश्ता करने के बाद वो अपने शानदार होम ऑफिस की ओर चली गई। हालांकि उनके दलाल स्ट्रीट और कई जगहों पर ऑफिस थे, लेकिन वो अपने आरामदायक वर्करूम में घर पर काम करना पसंद करती थी। जब उसने अपना ईमेल खोला तो उसे हमेशा की तरह खाली इनबॉक्स की उम्मीद थी, लेकिन इसके विपरीत उसे एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक के साथ एक नया ईमेल मिला। विषय: आपका पति आपको धोखा दे रहा है। प्रिय रीना नयनतारा विक्रम सिंघानिया, मैं बहुत दुख के साथ आप तक पहुंच रहा हूं। मेरे पास कुछ जानकारी है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। ये एक नाजुक मामला है और मैं समझता हूं कि ये सुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक हों कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। मुझे पता चला है कि आपके पति कई सालों से आपके प्रति बेवफा रहे हैं। मुझे बहुत खेद है कि मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि आपको सच जानने का अधिकार है। यहाँ इसे समर्थन देने के लिए सबूत है। अटैचमेंट: सबूत साइज 15 गीगाबाइट। अपना ख्याल रखें और भविष्य में मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। उम्मीद है आप ये याद रखेंगी। साभार, एक शुभचिंतक। हालांकि जानकारी वही थी जिसकी उसे वास्तव में जरूरत थी, लेकिन उसे जो बात हैरान कर गई वो ये थी कि भेजने वाले को उसका पूरा नाम पता था, जिसमें बीच का नाम भी